डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 61। दर्द होते हुए भी उसे घर का सारा काम करना पड़ता था, जबकि उसे समय पर तो लड़कियों को आराम करने के लिए स्पेशली कहा जाता है, लेकिन फिर भी उसकी माँ उसे बिल्कुल भी आराम नहीं करने देती थी। ये पहली बार था जब विधि इस समय पर आराम कर रही थी, और न सिर्फ वह आराम कर रही थी बल्कि उसकी देखभाल करने के लिए उसका पति भी मौजूद था। विधि जब वापस आती है तो उसने अपने कपड़े भी बदल दिए थे और रणविजय में तब तक बेडशीट को चेंज कर दिया था। विधि वॉकिंग क्लोजेट में जाती है और वहां से एक मैट्रेस जो उसने पहले ही देखी थी उसे लेकर आती है और जमीन पर बढ़ा देती है और उसे पर सोने जा ही रही थी कि तभी अचानक से रणविजय रूम के अंदर आ जाता है, जो कि उसके लिए चॉकलेट और कुछ दवाई लेने के लिए गया था। वह जब विधि को इस तरह से जमीन पर सोता हुआ देखा है तो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर लुटा देता है। रणविजय के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। आखिर ये लड़की इतनी ज्यादा पागल क्यों है? वह जल्दी से विधि के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर लुटा देता है। विधि कुछ करती या कहती उससे पहले ही हो इस वक्त बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी और रणविजय उसे ब्लैंकेट से अच्छे से उड़ा देता है। तुम क्या कर रही थी? तुम जानती हो ना इस वक्त तुम्हें आराम की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्यों सो जा रही थी? उसकी बात सुनकर और उसकी हरकतें देखकर विधि पूरी तरह से हैरान रह जाती है और वह बोलती है, इसलिए क्योंकि मेरे मासिक धर्म आ गए हैं और बेड तारीख बार फिर से खराब हो गया तो इसलिए बस मैं यहाँ पर सो रही थी। उसकी बातें सुनकर रणविजय के पास खाने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। वह उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है और बिस्तर को उठाकर आराम से वहीं पर रख देता है जहाँ से विधि लेकर आई थी। ये सब करने के बाद वह भी उसके बगल में आकर लेट जाता है और उसके सर को अपने सीने पर रख लेता है और अपने हाथ को आगे ले जाकर उसके पेट को धीरे धीरे करके सहलाने लगता है, जिसे महसूस करके विधि को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। विधि को कुछ याद आता है और वह बोलती है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। क्या अभी भी कल सुबह उठकर मुझे एक्सरसाइज करनी होगी? आप मुझे सुबह उठकर कसरत करवाने वाले हैं क्या? मुझे लगता है कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। विधि यह सब बातें बहुत ही ज्यादा प्यारी आवाज में कह रही थी। रणविजय जब उसकी बातें सुनता है तो उसे हंसी आ जाती है। आखिर वह ऐसा सोच भी कैसे सकती थी? यार, वह उसका पति है, वह उसे इस सिचुएशन में एक्सरसाइज कैसे करवा सकता था? वह धीरे से नीचे झुकता है और उसके माथे पर किस करते हुए बोलता है, विधि, तुम्हें एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वह तब की बात अलग थी लेकिन अब की बात अलग है। लेकिन हाँ, कल तुम्हें पूरे दिन अपना ख्याल अच्छे से रखना होगा। तुम्हारा अभी अभी एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर खून की कमी पहले से ही है, इसलिए शायद तुम्हें चक्कर आ सकते हैं। तुम बस अपना ख्याल रखना। और ओजस को स्कूल से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, शर्मिला आंटी उसे ले आएंगे। और हमारे लिए खाना बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इन 5 दिनों के लिए तुम पूरी तरह से आराम करोगी और कुछ भी नहीं। समझ में आई तुम्हें मेरी बात? राघव की इतनी केयरिंग बातें सुनकर विधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आज से पहले कभी किसी ने भी उसकी इतनी परवाह नहीं की थी जितना उसका हस्बैंड उसकी केयर कर रहा था। सच में विधि अपनी लाइफ में यही तो चाहती थी। विधि को पता ही नहीं चलता है कि कब उसे नींद आ जाती है। रणविजय उसकी गहरी और शांत सांसों को सुनता है, तब जाकर वह उसे धीरे से अपने से अलग करके आराम से सुलाता है और फिर खुद भी आराम से उसके बगल में सो जाता है। लंदन, वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतनी जल्दी आने के लिए तैयार कैसे हो गई। जज नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं बस समझ नहीं पा रहा हूँ। रोहन बहुत ज़्यादा परेशान था इस बात को लेकर, क्योंकि जब उसने रिद्धि को विधि के बारे में सारी बातें बताई थी तो विधि पूरी तरह से हैरान रह गई और उसने तभी कह दिया था, इंडिया जाना चाहती है। हालांकि रोहन ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। इसमें अजीब बात क्या है? मैं अपनी दोस्त से मिलना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे इंडिया जाना होगा तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चिंता मत करो, इंडिया जाने के बाद भी मैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारे खर्चों पर नहीं पड़ने वाली हूँ।
मेरे पास मेरी सेविंग्स है, मैं उन्हें खर्च कर लूंगी। रिद्धि की बातें सुनकर रोहन पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसके कहने का यह मतलब तो बिल्कुल भी नहीं था जो वह समझ रही थी। इसलिए रोहन जल्दी से रिद्धि को समझाते हुए बोलता है, नहीं नहीं, तुम मेरी बातों का गलत मतलब समझ रही हो। मेरे कहने का मतलब वह नहीं था। मैं बस ये सोच रहा था कि कैसे में मिलने के बाद तुमने तुरंत ही मुझे हॉस्टल जाने के लिए कह दिया, जहां पर जाकर तुमने फटाफट से अपना सामान पैक किया और हम यहाँ पर मौजूद हैं। क्या तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से पूछने की ज़रूरत नहीं है? तुमने एक बार कॉल करके भी उन्हें बताना जरूरी नहीं समझा है? मैं बस यही सोच रहा था और कुछ नहीं। रोहन की बातें सुनकर रिद्धि के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ जाती है और वह बोलती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इन्फॉर्म उन्हें किया जाता है जो कि एग्जिट करते हो। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मेरे मन आप इस दुनिया में जिंदा भी है या नहीं, या फिर वह लोग मुझे चाहते ही नहीं थे। रिद्धि की बातें रोहन की समझ में नहीं आ रही थी। रिद्धि भी इस बात को समझ चुकी थी, इसलिए वह मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं एक और ऑर्फनेज में बड़ी हुई हूँ। मुझे नहीं पता है कि मेरे माँ बाप कौन हैं, और यह भी नहीं पता है कि आखिरकार मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म करना ये तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। रिद्धि भले ही यह सारी बातें मुस्कुरा कर बोल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उसका दर्द साफ दिखाई दे रहा था। रोहन को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वह चाहकर भी उसके लिए कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद वह दोनों ही इंडिया जाने वाली फ्लाइट में बैठ जाते हैं। इंडिया जाने के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विधि की जब आंखें खुलती है तब वह देखी है कि रूम में कोई भी मौजूद नहीं है सिवाय उसके। उठकर वह बाहर जाने को होती है, लेकिन तभी उसकी नज़र सोफे पर जाती है जहां पर उसके लिए कपड़े निकालकर पहले से ही रखे हुए थे, और उसके साथ साथ वहां पर एक चिट्ठी भी रखी हुई थी। विधि आराम से चलकर वहां पर जाती है और उस चिट्ठी को उठाकर पढ़ने लगती है। अगर तुम उठ गई हो तो जाकर पहले तैयार हो जाओ। अभी मैं जिम करने के लिए गया हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा, परेशान मत होना। और एक बार फिर से हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रणविजय ने ये सारी बातें हिंदी में लिखी थी, इसलिए विधि उसे आराम से पढ़ पा रही थी। और दूसरी बात यह थी कि रणविजय की हिंदी की लिखावट बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि लड़कों की हैंडराइटिंग सच में अच्छी नहीं होती है। पता नहीं इन लोगों को किस बात की जल्दी होती है। जो भी मेरी ऑडियंस है, जिसे ये स्टोरी पसंद है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किसकी हैंडराइटिंग अच्छी है और किसकी नहीं। रणविजय की चिट्ठी पढ़ने के बाद विधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह जाकर बाथरूम में चली जाती हो और नहाकर वापस आ जाती है। जब वह बाहर निकलती है तब तक रणविजय भी तैयार होकर उसके सामने खड़ा हुआ था, क्योंकि उसने अपने स्टडी रूम में जाकर तैयार हो गया था। विधि जब नहाकर बाहर निकलती है तो उसकी नज़रें सीधा रणविजय पर जाकर टिक जाती है। और आखिर ऐसा होता भी क्यों नहीं, इस वक्त रणविजय सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। एक तो कल रात की गई उसकी केयर की वजह से विधि पहले ही उसके प्यार में और भी ज़्यादा पागल हो गई थी। ऊपर से वह देखने में इतना ज़्यादा हैंडसम था कि जिसका कोई जवाब नहीं था। ये देखकर विधि का दिल जोरों से धड़कने लगता है। आराम से चलते हुए उसके पास जाता है और ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ उसका मंगलसूत्र उठाकर उसके गले में पहना देता है, और फिर वहां पर रखी हुई डब्बू से सिंदूर निकालकर विधि की मांग भर देता है। जब ये करता है तो विधि के चेहरे पर ऑटोमेटिकली मुस्कान आ जाती है। उसके बाद वह उसे ले जाकर गार्डन एरिया में चला जाता है, और जैसे ही ईशानी वहां पर पहुंचकर वहां पर मौजूद पेड़ पौधों को देखते हैं तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। आखिर यह वही पेड़ पौधे जो थे जो वह अपने साथ नर्सरी से लेकर आना चाहती थी, लेकिन उसके साथ वह हादसा हो गया था। ये देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह अपने पीछे खड़े हुए रणविजय की तरफ चमकती हुई आंखों से देखती है। क्या सारे पेड़ पौधे आ गए हैं? अगर कुछ रह गया है तो मुझे बता सकती हो, मैं उसे भी मंगवा लूंगा। क्या तुम्हें ये सब पसंद आया? उसका सवाल सुनकर विधि जल्दी से उसके पीछे मुड़कर और उसे के गले लगा लेती है। उसकी आंखों में अभी इतने ज़्यादा इमोशंस थे जैसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। वहीं कुछ पेड़ पौधे की वजह से रणविजय ने विधि का इस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वह भी खुश हो जाता है कि आखिरकार उसकी पत्नी को उसके एफर्ट्स पसंद आई। रणविजय धीरे से ईशानी को अपने से अलग करता है और उसके होठों के करीब बढ़ाकर उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी विधि एकदम से उससे अलग हो जाती है। रणविजय पूरी तरह से हैरान हो जाता है।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से विधि को क्या हो गया है, लेकिन उसके इस सवाल का जवाब उसे बहुत जल्दी ही मिलने वाला था। पीछे से ओजस भागता हुआ आता है और विधि को गले लगा लेता है। विधि के पेट में अभी भी दर्द हो रहा था, इसलिए वह हमेशा की तरह ओजस को अपनी गोद में उठाकर गले नहीं लगा सकती थी। इसलिए वह अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और ओजस को गले लगाते हुए उसके माथे पर प्यार से किस करती है और बोलती है, आई एम सॉरी बेटा, आज आपके लिए मम्मी नाश्ता नहीं बना पाएंगे। ओजस तुरंत ही अपनी मम्मी के गाल पर किस करता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, कोई बात नहीं है मम्मी, आप रोज रोज तो ओजस के लिए इतना सब कुछ करती है। अभी आप बीमार है तो आपका ख्याल रखना हमारी ड्यूटी है, इसलिए जब तक आप ठीक नहीं हो जाती है तब तक हम आपका ख्याल रखेंगे। आपको सॉरी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बातें सुनकर विधि पूरी तरह से हैरान रह जाती है। वह जल्दी से अपनी नज़रें उठाकर रणविजय को देखते हैं, जैसे कि उसे कुछ पूछना चाह रही हो। रणविजय जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए वह क्लियर करते हुए बोलता है, लड़का हो या लड़की, इस बारे में सभी को ही जानकारी होनी चाहिए। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हमें छुपा कर रखना चाहिए, पर वैसे भी अभी से ऐसे ही सारी जानकारी मिलेगी वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस बारे में पता नहीं होता तो वह तुम्हें और भी ज़्यादा गलत समझ सकता था, लेकिन सच्चाई जाने का तो वह उसके लिए भी अच्छा रहेगा। तुम चिंता मत करो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर यह सब बातें स्कूल में भी पढ़ाई जाती है, चाहे फिर वह लड़का हो या लड़की। उसकी यह बातें सुनकर विधि पूरी तरह से हाकी बाकी रह जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सारी बातें इतनी कैजुअल हो गई है, कि एक बच्चे को भी यह बात पता थी, जबकि उसके ज़माने में तो कोई लड़की दर्द से तड़प कर मर भी जाए तब भी इस बारे में लड़कों को बताना नहीं चाहिए था। उसकी बात सुनकर विधि मुस्कुरा देती है और वह ओजस की तरफ देखती है, जो कि पूरी तरह से स्कूल जाने के लिए तैयार खड़ा हुआ था। बेटा, आपको स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा होगा ना? चलिए मैं आपको स्कूल छोड़कर आता हूँ, इतना तुम्हें कर ही सकती हूँ। नहीं मम्मी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। मैं तो बस यहाँ पर आपको और पापा को बाय कहने के लिए आया था। इतना बोलकर उजास वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के तुरंत बाद ही विधि अपनी जगह से खड़ी होती है और रणविजय को उसके गाल पर किस कर देती है, पर वहाँ से भाग जाती है। एपिसोड 62। उसकी यह बातें सुनकर विधि पूरी तरह से हाकी बाकी रह जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सारी बातें इतनी कैजुअल हो गई है, कि एक बच्चे को भी यह बात पता थी, जबकि उसके ज़माने में तो कोई लड़की दर्द से तड़प कर मर भी जाए तब भी इस बारे में लड़कों को बताना नहीं चाहिए था। उसकी बात सुनकर विधि मुस्कुरा देती है और वह ओजस की तरफ देखती है, जो कि पूरी तरह से स्कूल जाने के लिए तैयार खड़ा हुआ था। बेटा, आपको स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा होगा ना? चलिए मैं आपको स्कूल छोड़कर आता हूँ, इतना तुम्हें कर ही सकती हूँ। नहीं मम्मी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। मैं तो बस यहाँ पर आपको और पापा को बाय कहने के लिए आया था। इतना बोलकर उजास वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के तुरंत बाद ही विधि अपनी जगह से खड़ी होती है और रणविजय को उसके गाल पर किस कर देती है, पर वहाँ से भाग जाती है। उसे ज़्यादा हुआ देखकर रणविजय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आखिर हर आदमी एक खुशहाल परिवार ही चाहता है। उसके बाद वह भी घर के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ पर विधि अपने हाथों से ओजस को ब्रेकफास्ट करवा रही थी। ये देखकर रणविजय अपना सर हिला देता है। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता है, खुद की तबीयत खराब है लेकिन फिर भी दूसरों की परवाह करनी है। ये सब कहते हुए रणविजय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह भी अपनी जगह पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगता है। उसके बाद वह ओजस को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। लंदन, रायजादा पैलेस। महेश इस वक्त गुस्से में अपने रूम में बैठा हुआ था और अपने सामने खड़े हुए दुष्यंत की तरफ घूरकर देखता है और बोलता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे आदमी ने सारा काम बहुत अच्छे से कर लिया है और आज सुबह तक वह हमें खुशखबरी दे देगा, लेकिन यहाँ तो वह फ़ोन तक नहीं उठा रहा है। क्या इसी तरह के इंसानों को तुम अपने काम के लिए रखते हो? महेश ये सारी बातें बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल रहा था। दुष्यंत क्योंकि उसके सामने खड़ा हुआ था, उसे भी गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है, महेश अपनी जुबान को संभाल कर बात करो। मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम जैसा चाहो वैसा सलूक कर सकते हो। अपनी जुबान पर लगाम रखो। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार बात क्या है। मैंने अपने इंसानों को उसके अड्डे पर भेजा था, अभी तक उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है।
इसलिए शांत रहो, इस तरह से गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला है। दुष्यंत का गुस्सा देखकर महेश थोड़ा सा शांत हो जाता है, लेकिन वह अपने आप को शांत कर नहीं पा रहा था। थोड़ी ही देर में एक बार फिर से दुष्यंत के फोन की रिंग बजने लगती है, जिसे वह तुरंत ही रिसीव कर लेता है। जैसे जैसे वह सामने वाले की बातें सुनता जा रहा था, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। क्या कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? सब के सब मारे गए हैं, कोई भी जिंदा नहीं है। क्या तुम्हें कुछ पता चला है कि इसके बारे में कि यह सब किसने किया है? ठीक है, जैसे ही कुछ भी पता चलता है मुझे जरूर बताना। ठीक है, जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन देना। इतना बोलने के बाद दुष्यंत अपने फोन को रख देता है। महेश भी वहीं पर मौजूद था और वह सारी बातें सुन रहा था। क्या हुआ? विधि को जान से मार दिया गया है ना? है ना? यही बात है ना? नहीं, जिस इंसान को मैंने विधि को जान से करने के लिए कहा था वह उसे अपने अड्डे पर लेकर गया था। पता नहीं वहां पर कौन आया था और वह विधि को बचाकर लेकर चला गया है, और हमारे सारे आदमियों को वहां पर ऑन द स्पॉट मार दिया गया है। दुष्यंत की बात सुनकर महेश भी पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मुंबई में ऐसा कौन इंसान आ गया है जो कि इतने बड़े गुंडे को ऐसे ही मार कर चला गया। तभी वहां पर चंद्रकला आ जाती है और वह काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी। महेश, तुमने कहा था कि वह लड़की आज मारी जाएगी, लेकिन ये क्या सुन रही थी मैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि हमारे ही लोगों को किसी ने जान से मार दिया है। चंद्रकला की बातें सुनकर दुष्यंत उसकी तरफ देखा है और बोलता है, भाभी आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल हम उसे लड़की को जान से मार ही देंगे। आप विश्वास रखिए हम पर। दुष्यंत की बातें सुनकर चंद्रकला को गुस्सा आता है और वह मुस्कुराते हुए बोलती है, तुमने अपना यह मुंह बंद ही रखो। तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं नीचे से आ रही थी और मैंने पापा को बात करते हुए सुन लिया। उन्होंने किसी को हायर किया है ताकि वह विधि का पता लगता सके। अगर हमसे पहले वह विधि तक पहुंच गए तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे कुछ पता चला कि आखिरकार वह इंसान था कौन जिसने विधि को बचाया है? भाभी, इस बारे में तो हम भी पता लग रहे हैं, हमें भी नहीं पता है कि आखिरकार वह है कौन। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वह जो कोई भी है वह बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है। हमें सावधान रहना होगा। दुष्यंत की बातें सुनकर चंद्रकला के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलती है, हमें उनसे सावधान रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विधि को अभी तक ये बात पता ही नहीं है कि उसके साथ जो कुछ भी आज तक गलत हुआ है वह किसी और ने नहीं बल्कि हमने किया है। यहाँ तक कि वह अपने दादाजी को भी अपना दुश्मन समझती है, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने कभी उन दादा पोती को एक साथ आने ही नहीं दिया था। वह हमारी बातों पर आप मूंद के भरोसा करती है। अभी तक पापा को ये बात पता नहीं है कि विधि इस वक्त इंडिया में मौजूद है, तो क्यों ना पापा को या विधि को कुछ पता चले उससे पहले ही हम इंडिया जाकर विधि से मिले। जैसे कि विधि हमेशा से ही हमारे ऊपर विश्वास करती हुई आई है, वह इस बार भी हमारी बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेगी। हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, उसके बाद जब हमें मौका मिलेगा तब हम उसे जान से मार देंगे। और वैसे भी अभी हमें यह नहीं पता है कि आखिरकार वह है कौन जो कि विधि के पीछे खड़ा हुआ है। एक बार जब हम वहां पर पहुंच जाएंगे तो हमें उस इंसान के बारे में भी पता चल जाएगा। चंद्रकला की बातें सुनकर महेश और दुष्यंत तीनों ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि यह आइडिया सबसे ज्यादा बेस्ट था। उसके बाद तीनों ही वहां से इंडिया जाने के लिए निकल जाते हैं। वह बिल्कुल भी देरी नहीं कर सकते थे। अगर उनसे पहले दादाजी या विधि एक दूसरे से मिल लिए और उन दोनों को पता चल गया कि वह दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तो फिर उनकी की हुई सारी साझासी एक बार नहीं फेल हो जाएगी। हम सब इंडिया जा तो रहे हैं, लेकिन हम पापा को इस बारे में क्या कहेंगे? चंद्रकला को बस इस बात की चिंता हो रही थी। चंद्रकला की बात सुनकर महेश मुस्कुराता है और बोलता है, हमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पिछले 4 सालों से वह बूढ़ा आदमी इधर उधर काम संभाल रहा है और साथ में विधि को ढूंढने की कोशिश भी कर रहा है। उसके पास इतना समय ही नहीं है कि वह हमारे ऊपर नजर रख सके। इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम तो जानती ही हो कि उसे सिर्फ अपनी पोती से मतलब है और किसी से नहीं। हम रहे या ना रहे इस चीज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वह हमारे बारे में कुछ भी जानेगा। इंडिया रावत मेंशन। विधि इस वक्त किचन में मौजूद थी और वहां पर खड़ी होकर वह आराम से एक जादुई काढ़ा बना रही थी।
हालांकि वह कल ही यह सारी चीज करना चाहती थी, लेकिन उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। वह जो दवाई बना रही थी उसकी खुशबू या कह सकते हैं कि बदबू पूरे घर में फैली हुई थी। विधि इस वक्त जो दवाई बना रही थी वह दुबले पतले इंसान को फिर से स्वस्थ करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर थी, और साथ में जिनके चेहरे पर झुर्रियां, मुहासे और किसी भी कारणवश चेहरा खराब हो गया हो या शरीर खराब हो गया वह ठीक हो जाता है। और विधि को अपने शरीर को संवारने के लिए इस वक्त इस दवाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वह आराम से खड़ी होकर किचन में ये सारा काम कर रही थी कि तभी अचानक से वहां पर शर्मिला आंटी आती है। विधि, क्या बना रही हो तुम? विधि मुस्कुराकर शर्मिला आंटी की तरफ देखती है और बोलती है, कुछ नहीं, मैं बस ये दवाई बना रही हूँ। इससे दुबला पतला शरीर ठीक हो जाता है और जितने भी कील मुहासे और शरीर संबंधित कोई भी समस्या है वह भी ठीक हो जाती है। विधि की बातें सुनकर शर्मिला आंटी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतनी छोटी लड़की को इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी कैसे। वही विधि को भी समझ में आ गया था कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया है, इसलिए वह जल्दी से बोलती है, वह मैंने एक किताब में पढ़ा था, उसमें ये सारी चीज़ लिखी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसे आजमाया जाए। मुझे दवाइयाँ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये बना रही हूँ। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? विधि की बात सुनकर शर्मिला आंटी जल्दी से 2 कदम पीछे ले लेती है। उन्हें सच में आजमाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसकी स्मेल सुनकर कि बता सकती थी कि यह कितना ज़्यादा कड़वा होने वाला है। वही विधि इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और वह जल्दी से थोड़ी सी दवाई को एक कांच के कप में निकलती है और उसे शर्मिला आंटी के आगे कर देती है। शर्मिला आंटी जब ये देखी है तो उनका मुंह बन जाता है, लेकिन वह फिर भी पीछे नहीं हटती है, क्योंकि विधि ने ये पहली बार कोई चीज़ उन्हें दी थी और वह उसे पी लेती है। लेकिन यह शायद उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और गलत फैसला था जो उन्होंने किया था। दवाई इतनी ज़्यादा कड़वी थी कि उनका मुंह बन गया था और अब वह और ज़्यादा प्रिटेंड नहीं कर सकती थी, इसलिए वह जल्दी से उस कांच के कप को नीचे रखती है और भागते हुए बाथरूम की ओर चली जाती है। विधि जब ये देखी है तो उसे हंसी आ जाती है और वह अपना सर हिला देती है। उसे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि यह सारी चीज़ वह बचपन से ही करती आई थी, इसलिए यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। विधि उसे दवाई को एक दूसरे कप में निकलती है और फिर आराम से पीते हुए बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंचती है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। सामने एक लड़की खड़ी हुई थी जिसे मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। वह विधि को देखकर मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। भले ही विधि उसे पहली बार देख रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिल में उस लड़की को देखकर भावनाएं उत्पन्न हो रही थी। उसने इस वक्त एक हॉट पैंट पहना हुआ था और साथ में एक क्रॉप टॉप पहना हुआ था और स्नीकर्स पहने हुए थे और अपने बालों को उसने जुड़ा में बनाया हुआ था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसके बगल में एक लड़का खड़ा हुआ था जिस विधि ने कई दिनों से नहीं देखा था। वह लड़का भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। उस लड़के ने वाइट कलर की टी शर्ट, साथ में ब्लू कलर की जीन्स और साथ में ब्लू कलर का ही जैकेट पहना हुआ था। अपने बालों को उसने अच्छे से सेट किया हुआ था, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग नज़र आ रहा था। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी थी कि विधि को कोई भी लड़का रणविजय से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई नहीं देता था। जब से उसने रणविजय को देखा था वह आप किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होती थी। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि रोहन था, जो कि मुस्कुराते हुए विधि की तरफ देख रहा था। वही विधि उन दोनों को देखकर समझ में नहीं की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार ये लड़की है। क्या ये लड़की रोहन की गर्लफ्रेंड हो सकती है, या फिर ये लड़की रणविजय की कोई रिश्तेदार होगी? विधि अभी यह सब सो ही रही थी कि तभी वह लड़की भागते हुए उसके पास आती है और उसे कस के गले लगा लेती है। वही विधि को पता ही नहीं चलता कि कब उसके हाथ अपने आप ही रिद्धि को गले लगाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वही रिद्धि को बहुत पहले ही पता चल गया था कि विधि अपनी याददाश्त को खो चुकी है और ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। आखिरकार विधि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। जब सब लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे तब पूरे कॉलेज में सिर्फ वही थी जो कि उसके साथ खड़ी रहती थी। एपिसोड 63, जिस विधि ने कई दिनों से नहीं देखा था। वह लड़का भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। उस लड़के ने वाइट कलर की टी शर्ट, साथ में ब्लू कलर की जीन्स और साथ में ब्लू कलर का ही जैकेट पहना हुआ था। अपने बालों को उसने अच्छे से सेट किया हुआ था, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग नज़र आ रहा था।
लेकिन बात सिर्फ इतनी सी थी कि विधि को कोई भी लड़का रणविजय से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई नहीं देता था। जब से उसने रणविजय को देखा था वह आप किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होती थी। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि रोहन था, जो कि मुस्कुराते हुए विधि की तरफ देख रहा था। वही विधि उन दोनों को देखकर समझ में नहीं की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार ये लड़की है। क्या ये लड़की रोहन की गर्लफ्रेंड हो सकती है, या फिर ये लड़की रणविजय की कोई रिश्तेदार होगी। विधि अभी यह सब सो ही रही थी कि तभी वह लड़की भागते हुए उसके पास आती है और उसे कस के गले लगा लेती है। वही विधि को पता ही नहीं चलता कि कब उसके हाथ अपने आप ही रिद्धि को गले लगाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वही रिद्धि को बहुत पहले ही पता चल गया था कि विधि अपनी याददाश्त को खो चुकी है, और ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। आखिरकार विधि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। जब सब लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, तब पूरे कॉलेज में सिर्फ वही थी जो कि उसके साथ खड़ी रहती थी। विधि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार रोहन किस लड़की को अपने साथ लेकर आया है। वही उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसका दिल इतना ज़्यादा शांत और सुकून महसूस क्यों कर रहा है। जो बेचैनी और जो तालाब वह महसूस करती थी वही एकदम से शांत हो गई थी, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि यह लड़की जो कि उसे गले लगाए हुए खड़ी हुई है वह कोई और नहीं है बल्कि उसकी अपनी ही है। थोड़ी देर तक गले लगाए रहने के बाद आखिरकार रिद्धि सीधी को छोड़ता है और मुस्कुराते हुए बोलती है, कैसी हो तुम? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया है, लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया है, क्योंकि अगर तुम्हें मेरी याद आ रही होती तो तुमने 4 सालों में एक बार तो मुझे फ़ोन करके यह बात ही दिया होता। विधि उसकी बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। रोहन जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था वह आगे बढ़ता है और बोलता है, भाभी जी आपकी बेस्ट फ्रेंड है लंदन से। उसकी बात सुनकर विधि पूरी तरह से हैरान हो जाती है और अचानक से ही उसके मुंह से निकलता है, क्या कहा आपने लंदन? लेकिन मैं वहाँ पर कैसे जा सकती हूँ, वह तो अंग्रेजों का देश है ना। वहाँ पर तो सिर्फ अंग्रेज रहते हैं, हमारे देश के लोग वहाँ पर कैसे रह सकते हैं? क्या लोग हमारे देश के लोगों को बंदी बनाकर वहाँ पर काम करवाने के लिए लेकर गए हैं? यह अंग्रेज सच में कभी नहीं सुधर सकते हैं। आज़ादी की इतनी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी हमारे देश के नागरिकों को कोई इस तरह से उनके जुल्म सहना पड़ रहा है। समझ में नहीं आता है कि आखिरकार यह सब कब बंद होगा। विधि लगातार बोले चली जा रही थी, और उसने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था कि सामने खड़े हुए दोनों लोग पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। भाभी क्या बात कर रही है? ठीक है, समझ में आता है कि इनका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उनकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद कहीं पर जा नहीं सकता है। और यह क्या कह रही है कि हमारे देश के लोगों को वहाँ पर नौकर बनाकर रखा गया है? सिर्फ रोहन ही नहीं था जो ये सारी बातें सोच रहा था, बल्कि वहाँ पर खड़ी हुई रिद्धि भी पूरी तरह से हैरान रह जाती है। वह भी अपने मन में ये सारी बातें सोच रही थी। अंजनी मेरी रिद्धि अपने हाथ को आगे बढ़ती है और विधि के माथे को छूकर उसका टेम्परेचर चेक करने लगती है। विधि को जब अपने शरीर के ऊपर कोई टच महसूस होता है तब जाकर वह अपने होश में वापस आती है, और वह अजीब नज़रों से अपने सामने खड़ी हुई लड़की की तरफ देखती है और बोलती है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आओ बैठो, तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी ना, मैं तुम्हारे लिए खाना बनवा देता हूँ। इतना बोलने के बाद विधि जल्दी से किचन के अंदर चली जाती है और मैथ्स को खाना बनाने के लिए कह देती है। वही लिविंग हॉल में रिद्धि और साथ में रोहन दोनों ही पूरी तरह से हैरान खड़े हुए थे। ये सब क्या कह रही थी? अंग्रेज स्लेवरी? तुमने तो कहा था कि विधि याददाश्त चली गई है, तो क्या उसकी याददाश्त रिवर्स में चली गई है क्या, जहां वो पुराने जमाने में पहुंच गई है और वहां की सारी यादें क्रॉप करके अपने दिमाग में भर ली है? रिद्धि के सवालों का जवाब इस वक्त रोहन के पास बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। वह भी रिद्धि की बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान हो चुका था। वही विधि जब वापस आती है और उन्हें इस तरह से देखती है, वह अपने साथ जूस और पानी का गिलास लेकर आई थी ट्रे में रखकर, और वह उन दोनों को देते हुए बोलती है, वैसे रोहन भैया आप इतनी दूर से यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे आ गई? भाभी यह क्या बातें कर रही है? यहाँ से लंदन ज़्यादा दूर नहीं है, हम एक फ़्लाइट से उसे कवर कर सकते हैं। और वैसे भी आपने जो कुछ भी अभी कहा था वह सब पुराने ज़माने में होता था, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी दोस्त को लंदन में ज़बरदस्ती नहीं रखा गया है, वह वहाँ पर अपनी मर्जी से रहती है, और आप भी वहीं पर रहते थे। रोहन की बातें सुनकर अब जाकर विधि को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ था।
और उसे साथ में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब वह करे तो करे क्या। आप लोग बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, क्या हम रद्गविजय जी के आने के बाद बातें कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी अभी अभी दवाई ली है और उसके बाद मुझे आराम भी करना है। उसकी बात सुनकर रिद्धि परेशान हो जाती है। वह तो इस बारे में भूल ही गई थी कि विद के ऊपर अभी अभी हमला हुआ था। विधि, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं लगी है ना? मुझे तुमसे सच में बहुत सारी बातें करनी है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें ठीक होना होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुमसे वहाँ से भाग जाने के लिए नहीं कहा होता तो तुम्हारी यह हालात कभी नहीं होती। आई एम सॉरी विधि, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सब कुछ मेरी गलतफहमी की वजह से हुआ था। अगर हमने गलत लोगों पर विश्वास नहीं किया होता तो आज तुम अपने घर पर होती। विधि उसकी बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भी कोई घर है, वह भी इंडिया में नहीं बल्कि लंदन में। क्या कहा तुमने? मेरा कोई घर है? तुमने कहा कि तुम मेरी दोस्त भी हो। क्या तुम मेरे बारे में मुझे सब कुछ बता सकती हो? मुझे मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है। विधि को सिर्फ अपने बारे में ही सब कुछ याद था, उसे इस शरीर की मालकिन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और अगर इस शरीर के मालकिन के कोई भी रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद है जो कि उसे पसंद करते हैं या फिर जो उसे प्यार करते हैं, वह उन सबको अपना आएगी। आखिरकार उसका भी तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था। विधि की बात सुनकर रिद्धि खुश हो जाती है। उसने सोचा था कि पता नहीं विधि यह बात जानकर कैसे रिएक्ट करेगी कि उसका कोई परिवार भी है, क्योंकि आमतौर पर उसने कैसे देखे हुए थे जहां पर अगर किसी इंसान की याददाश्त चली जाती है और फिर उसके बारे में उसे जानकारी दी जाती है तो वह जल्दी से जानकारी को नेग्लेक्ट कर देते थे। लेकिन यहाँ विधि के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट जब उसे इस बारे में पता चला था कि उसका कोई परिवार है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, यहाँ तक कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी अपना लिया था। हाँ, उसकी बातें थोड़ी सी अजीब थी, लेकिन यह इतनी ज़्यादा अजीब भी नहीं थी। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हो सकते थे जो कि उसकी याददाश्त को हील करने में काम कर सकते थे। रिद्धि ऐसा इसलिए सोच रही थी क्योंकि वह खुद एक डॉक्टर थी और इसीलिए ही उसे यह सारी बातें पता थी। विधि, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। इनफैक्ट अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ था वह सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बार मैं कुछ भी तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहूंगी जो तुम नहीं करना चाहती हो। इस बार वही होगा जो तुम चाहती हो और जैसा तुम चाहती हो। अभी के लिए तुम दवा लो और आराम करो। हम शाम को बात करेंगे, ठीक है? विधि और भी कुछ जानना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। लेकिन वह ये बात जानकर भी बहुत खुश थी कि कम से कम उसका अपना कहने वाला तो कोई वहाँ पर होगा। ये सोचकर ही वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे याद आता है कि रणविजय ने उसे क्या कहा था कि आज उसे यहाँ पर कोई मिलने आने वाला है। इसका मतलब रणविजय को इस बारे में पता था। जैसे ही विधि के मन में ये ख्याल आता है वह खुश हो जाती है और वह जल्दी से अपनी बनाई हुई दवा को पीकर बाहर निकल जाती है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। जब वह बाहर पहुँचती है तो वहाँ पर जो बॉडीगार्ड थे वह तुरंत ही एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। विधि उन सब की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे रणविजय जी से मिलने के लिए जाना है, क्या आप मुझे वहाँ पर ले जा सकते हैं? उसकी बात सुनकर एक लड़का जल्दी से आगे आता है जिसकी उम्र लगभग 20-21 साल के आसपास होगी। वह लड़का ही देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। उसने भी बाकी बॉडीगार्ड की तरह ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और अपने बालों को जेल से सेट किया हुआ था। विधि उसे लड़के को देखते हैं तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि वह लड़का देखने में इंडियन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और वह उनकी तरह बहुत ज़्यादा लग रहा था जैसे इंसान उसने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत सारे देखे हुए थे, यानी कि गोरा अंग्रेज कह सकते हैं जिसे वह इस दुनिया में जन्म लेने के बाद उसने एक ही बार अंग्रेजों को देखा था। जब वह अस्पताल से घर आ रही थी उसके बाद उसने कभी भी किसी भी अंग्रेज को अपने सामने नहीं देखा था और आज अचानक से अपने घर में ही वह एक अंग्रेज को देखकर हैरान रह जाती है। वह लड़का मुस्कुराते हुए विधि की तरफ देखा है और बोलता है, हेलो मैडम, मेरा नाम चार्ल्स है और मैं आपका नया बॉडीगार्ड हूँ। मैंने आज ही ड्यूटी ज्वाइन की है, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। विधि, जो पहले से ही उसे यहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड थी,
वह और भी ज्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि चार्ल्स जो कि अंग्रेज दिखाई दे रहा था वह हिंदी बहुत अच्छे से बोल रहा था। यह ऐसा था जैसे कि वह अंग्रेज की बॉडी में कोई हिंदुस्तानी बंदा हो। विधि पूरी तरह से हैप्पी भक्ति रह गई थी, लेकिन वह फिर भी अपने आप को शांत करती है और बोलती है, ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि रणविजय जी इस वक्त कहाँ पर है तो तुम मुझे ले चलो। विधि की बातें सुनकर वह लड़का मुस्कुराता है और वहां पर खड़ी हुई एक लग्जरियस गाड़ी का दरवाजा उसके लिए खोल देता है। विधि उसे गाड़ी में जाकर बैठती उससे पहले ही वह अपने बगल में खड़ी हुई फीमेल बॉडीगार्ड की तरफ देखती है और बोलती है, क्या आप भी मेरे साथ आ सकती हैं? अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना तो, और अगर आपको कोई काम है तो कोई बात नहीं है। वह लड़की जिसकी उम्र चार्ल्स के आसपास की ही थी, वह अचानक से विधि के रिक्वेस्ट करने से हैरान रह जाती है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर मुस्कान आती है और वह बोलती है, नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। सर ने हमें आपकी देखभाल करने के लिए ही यहाँ पर रखा है। आपको मुझे रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर विधि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वह किसी भी हालत में चार्ल्स के साथ अकेले नहीं जाना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि उसे उससे डर लग रहा था, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी थी कि इस अंग्रेज को किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने ही उसके लिए हाय किया था, और वह पहले इस बारे में रणविजय से बात करना चाहती थी। उसे किसी भी कीमत पर यह लड़का अपने आसपास नहीं चाहिए था। आखिर वह एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी थी, वह इस तरह से किसी अंग्रेज पर भरोसा कैसे कर सकती थी? हालांकि इस बात को 100 साल से भी ज्यादा हो गई थी। एपिसोड 64। जिस विधि ने कई दिनों से नहीं देखा था, वह लड़का भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। उस लड़के ने व्हाइट कलर की टी शर्ट, साथ में ब्लू कलर की जीन्स और साथ में ब्लू कलर का ही जैकेट पहना हुआ था। अपने बालों को उसने अच्छे से सेट किया हुआ था, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग नज़र आ रहा था। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी थी कि विधि को कोई भी लड़का रणविजय से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई नहीं देता था। जब से उसने रणविजय को देखा था वह आप किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होती थी। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि रोहन था, जो कि मुस्कुराते हुए विधि की तरफ देख रहा था। वही विधि उन दोनों को देखकर समझ में नहीं की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार ये लड़की है। क्या ये लड़की रोहन की गर्लफ्रेंड हो सकती है, या फिर ये लड़की रणविजय की कोई रिश्तेदार होगी? विधि अभी यह सब सो ही रही थी कि तभी वह लड़की भागते हुए उसके पास आती है और उसे कस के गले लगा लेती है। वही विधि को पता ही नहीं चलता कि कब उसके हाथ अपने आप ही रिद्धि को गले लगाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वही रिद्धि को बहुत पहले ही पता चल गया था कि विधि अपनी याददाश्त को खो चुकी है, और ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। आखिरकार विधि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। जब सब लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, तब पूरे कॉलेज में सिर्फ वही थी जो कि उसके साथ खड़ी रहती थी। विधि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार रोहन किस लड़की को अपने साथ लेकर आया है। वही उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसका दिल इतना ज़्यादा शांत और सुकून महसूस क्यों कर रहा है। जो बेचैनी और जो तालाब वह महसूस करती थी वही एकदम से शांत हो गई थी, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि यह लड़की जो कि उसे गले लगाए हुए खड़ी हुई है वह कोई और नहीं है बल्कि उसकी अपनी ही है। थोड़ी देर तक गले लगाए रहने के बाद आखिरकार रिद्धि सीधी को छोड़ता है और मुस्कुराते हुए बोलती है, कैसी हो तुम? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया है, लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया है, क्योंकि अगर तुम्हें मेरी याद आ रही होती तो तुमने 4 सालों में एक बार तो मुझे फ़ोन करके यह बात ही दिया होता। विधि उसकी बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। रोहन जो कि वहां पर खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था वह आगे बढ़ता है और बोलता है, भाभी जी आपकी बेस्ट फ्रेंड है लंदन से। उसकी बात सुनकर विधि पूरी तरह से हैरान हो जाती है और अचानक से ही उसके मुंह से निकलता है, क्या कहा आपने? लंदन? लेकिन मैं वहां पर कैसे जा सकती हूँ? वह तो अंग्रेजों का देश है ना। वहां पर तो सिर्फ अंग्रेज रहते हैं, हमारे देश के लोग वहां पर कैसे रह सकते हैं? क्या लोग हमारे देश के लोगों को बंदी बनाकर वहां पर काम करवाने के लिए लेकर गए हैं? यह अंग्रेज सच में कभी नहीं सुधर सकते हैं। आज़ादी की इतनी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी हमारे देश के नागरिकों को कोई इस तरह से उनके जुल्म सहना पड़ रहा है। समझ में नहीं आता है कि आखिरकार यह सब कब बंद होगा। विधि लगातार बोले चली जा रही थी, और उसने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था कि सामने खड़े हुए दोनों लोग पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। भाभी क्या बात कर रही है? ठीक है, समझ में आता है कि इनका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उनकी याददाश्त चली गई थी,
लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद कहीं पर जा नहीं सकता है। और यह क्या कह रही है कि हमारे देश के लोगों को वहाँ पर नौकर बना कर रखा गया है। सिर्फ रोहन ही नहीं था जो ये सारी बातें सोच रहा था, बल्कि वहाँ पर खड़ी हुई रिद्धि भी पूरी तरह से हैरान रह जाती है। वह भी अपने मन में ये सारी बातें सोच रही थी। अंजनी, मेरी रिद्धि अपने हाथ को आगे बढ़ती है और विधि के माथे को छूकर उसका टेम्परेचर चेक करने लगती है। विधि को जब अपने शरीर के ऊपर कोई टच महसूस होता है तब जाकर वह अपने होश में वापस आती है और वह अजीब नज़रों से अपने सामने खड़ी हुई लड़की की तरफ देखती है और बोलती है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आओ बैठो, तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी ना, मैं तुम्हारे लिए खाना बनवा देता हूँ। इतना बोलने के बाद विधि जल्दी से किचन के अंदर चली जाती है और मैथ्स को खाना बनाने के लिए कह देती है। वही लिविंग हॉल में रिद्धि और साथ में रोहन दोनों ही पूरी तरह से हैरान खड़े हुए थे। ये सब क्या कह रही थी? अंग्रेज स्लेवरी? तुमने तो कहा था कि विधि याददाश्त चली गई है, तो क्या उसकी याददाश्त रिवर्स में चली गई है क्या, जहां वो पुराने जमाने में पहुंच गई है और वहां की सारी यादें क्रॉप करके अपने दिमाग में भर ली है? रिद्धि के सवालों का जवाब इस वक्त रोहन के पास बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। वह भी रिद्धि की बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान हो चुका था। वही विधि जब वापस आती है और उन्हें इस तरह से देखती है, वह अपने साथ जूस और पानी का गिलास लेकर आई थी ट्रे में रखकर, और वह उन दोनों को देते हुए बोलती है, वैसे रोहन भैया, आप इतनी दूर से यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे आ गई? भाभी, यह क्या बातें कर रही है? यहाँ से लंदन ज़्यादा दूर नहीं है, हम एक फ़्लाइट से उसे कवर कर सकते हैं। और वैसे भी आपने जो कुछ भी अभी कहा था वह सब पुराने ज़माने में होता था। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी दोस्त को लंदन में ज़बरदस्ती नहीं रखा गया है, वह वहाँ पर अपनी मर्जी से रहती है और आप भी वहीं पर रहते थे। रोहन की बातें सुनकर अब जाकर विधि को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ था और उसे साथ में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब वह करे तो करे क्या। आप लोग बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, क्या हम रद्गविजय जी के आने के बाद बातें कर सकते हैं? क्योंकि मैं भी अभी दवाई ली है और उसके बाद मुझे आराम भी करना है। उसकी बात सुनकर रिद्धि परेशान हो जाती है। वह तो इस बारे में भूल ही गई थी कि विध के ऊपर अभी हमला हुआ था। विधि, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं लगी है ना? मुझे तुमसे सच में बहुत सारी बातें करनी है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें ठीक होना होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुमसे वहाँ से भाग जाने के लिए नहीं कहा होता तो तुम्हारी यह हालात कभी नहीं होती। आई एम सॉरी विधि, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सब कुछ मेरी गलतफहमी की वजह से हुआ था। अगर हमने गलत लोगों पर विश्वास नहीं किया होता तो आज तुम अपने घर पर होती। विधि उसकी बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भी कोई घर है, वह भी इंडिया में नहीं बल्कि लंदन में। क्या कहा तुमने? मेरा कोई घर है? तुमने कहा कि तुम मेरी दोस्त भी हो। क्या तुम मेरे बारे में मुझे सब कुछ बता सकती हो? मुझे मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है। विधि को सिर्फ अपने बारे में ही सब कुछ याद था, उसे इस शरीर की मालकिन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और अगर इस शरीर के मालकिन के कोई भी रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद है जो कि उसे पसंद करते हैं या फिर जो उसे प्यार करते हैं, वह उन सबको अपना आएगी। आखिरकार उसका भी तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था। विधि की बात सुनकर रिद्धि खुश हो जाती है। उसने सोचा था कि पता नहीं विधि यह बात जानकर कैसे रिएक्ट करेगी कि उसका कोई परिवार भी है, क्योंकि आमतौर पर उसने कैसे देखे हुए थे जहां पर अगर किसी इंसान की याददाश्त चली जाती है और फिर उसके बारे में उसे जानकारी दी जाती है तो वह जल्दी से जानकारी को नेग्लेक्ट कर देते थे। लेकिन यहाँ विधि के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट जब उसे इस बारे में पता चला था कि उसका कोई परिवार है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, यहाँ तक कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी अपना लिया था। हाँ, उसकी बातें थोड़ी सी अजीब थी, लेकिन यह इतनी ज़्यादा अजीब भी नहीं थी। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हो सकते थे जो कि उसकी याददाश्त को हील करने में काम कर सकते थे। रिद्धि ऐसा इसलिए सोच रही थी क्योंकि वह खुद एक डॉक्टर थी और इसीलिए ही उसे यह सारी बातें पता थी। विधि, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। इनफैक्ट अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ था वह सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बार मैं कुछ भी तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहूँगी जो तुम नहीं करना चाहती हो। इस बार वही होगा जो तुम चाहती हो और जैसा तुम चाहती हो। अभी के लिए तुम दवा लो और आराम करो।
हम शाम को बात करेंगे, ठीक है। विधि और भी कुछ जानना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह ज़्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकती है। लेकिन वह ये बात जानकर भी बहुत खुश थी कि कम से कम उसका अपना कहने वाला तो कोई वहाँ पर होगा। ये सोचकर ही वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे याद आता है कि रणविजय ने उसे क्या कहा था कि आज उसे यहाँ पर कोई मिलने आने वाला है। इसका मतलब रणविजय को इस बारे में पता था। जैसे ही विधि के मन में ये ख्याल आता है, वह खुश हो जाती है और वह जल्दी से अपनी बनाई हुई दवा को पीकर बाहर निकल जाती है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। जब वह बाहर पहुंचती है तो वहां पर जो बॉडीगार्ड थे वह तुरंत ही एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। विधि उन सब की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे रणविजय जी से मिलने के लिए जाना है, क्या आप मुझे वहां पर ले जा सकते हैं? उसकी बात सुनकर एक लड़का जल्दी से आगे आता है, जिसकी उम्र लगभग 20-21 साल के आसपास होगी। वह लड़का ही देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। उसने भी बाकी बॉडीगार्ड की तरह ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और अपने बालों को जेल से सेट किया हुआ था। विधि उसे लड़के को देखते हैं तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि वह लड़का देखने में इंडियन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और वह उनकी तरह बहुत ज़्यादा लग रहा था जैसे इंसान उसने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत सारे देखे हुए थे, यानी कि गोरा अंग्रेज कह सकते हैं जिसे वह इस दुनिया में जन्म लेने के बाद उसने एक ही बार अंग्रेजों को देखा था। जब वह अस्पताल से घर आ रही थी, उसके बाद उसने कभी भी किसी भी अंग्रेज को अपने सामने नहीं देखा था और आज अचानक से अपने घर में ही वह एक अंग्रेज को देखकर हैरान रह जाती है। वह लड़का मुस्कुराते हुए विधि की तरफ देखा है और बोलता है, हेलो मैडम, मेरा नाम चार्ल्स है और मैं आपका नया बॉडीगार्ड हूँ। मैंने आज ही ड्यूटी ज्वाइन की है, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। विधि जो पहले से ही उसे यहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड थी, वह और भी ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि चार्ल्स जो कि अंग्रेज दिखाई दे रहा था वह हिंदी बहुत अच्छे से बोल रहा था। यह ऐसा था जैसे कि वह अंग्रेज की बॉडी में कोई हिंदुस्तानी बंदा हो। विधि पूरी तरह से हैप्पी भक्ति रह गई थी, लेकिन वह फिर भी अपने आप को शांत करती है और बोलती है, ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि रणविजय जी इस वक्त कहाँ पर है तो तुम मुझे ले चलो। विधि की बातें सुनकर वह लड़का मुस्कुराता है और वहां पर खड़ी हुई एक लग्जरियस गाड़ी का दरवाजा उसके लिए खोल देता है। विधि उसे गाड़ी में जाकर बैठती उससे पहले ही वह अपने बगल में खड़ी हुई फीमेल बॉडीगार्ड की तरफ देखती है और बोलती है, क्या आप भी मेरे साथ आ सकती हैं? अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना तो, और अगर आपको कोई काम है तो कोई बात नहीं है। वह लड़की जिसकी उम्र चार्ल्स के आसपास की ही थी, वह अचानक से विधि के रिक्वेस्ट करने से हैरान रह जाती है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर मुस्कान आती है और वह बोलती है, नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। सर ने हमें आपकी देखभाल करने के लिए ही यहाँ पर रखा है, आपको मुझे रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर विधि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वह किसी भी हालत में चार्ल्स के साथ अकेले नहीं जाना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि उसे उससे डर लग रहा था, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी थी कि इस अंग्रेज को किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने ही उसके लिए हाय किया था और वह पहले इस बारे में रणविजय से बात करना चाहती थी। उसे किसी भी कीमत पर यह लड़का अपने आसपास नहीं चाहिए था। आखिर वह एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी थी, वह इस तरह से किसी अंग्रेज पर भरोसा कैसे कर सकती थी? हालांकि इस बात को 100 साल से भी ज़्यादा हो गई थी। एपिसोड 65। यह ऐसा था जैसे कि वह अंग्रेज की बॉडी में कोई हिंदुस्तानी बंदा हो। विधि पूरी तरह से हैप्पी भक्ति रह गई थी, लेकिन वह फिर भी अपने आप को शांत करती है और बोलती है, ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि रणविजय जी इस वक्त कहाँ पर है तो तुम मुझे ले चलो। विधि की बातें सुनकर वह लड़का मुस्कुराता है और वहां पर खड़ी हुई एक लग्जरियस गाड़ी का दरवाजा उसके लिए खोल देता है। विधि उसे गाड़ी में जाकर बैठती उससे पहले ही वह अपने बगल में खड़ी हुई फीमेल बॉडीगार्ड की तरफ देखती है और बोलती है, क्या आप भी मेरे साथ आ सकती हैं? अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना तो, और अगर आपको कोई काम है तो कोई बात नहीं है। वह लड़की जिसकी उम्र चार्ल्स के आसपास की ही थी, वह अचानक से विधि के रिक्वेस्ट करने से हैरान रह जाती है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर मुस्कान आती है और वह बोलती है, नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। सर ने हमें आपकी देखभाल करने के लिए ही यहाँ पर रखा है, आपको मुझे रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर विधि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वह किसी भी हालत में चार्ल्स के साथ अकेले नहीं जाना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि उसे उससे डर लग रहा था, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी थी कि इस अंग्रेज को किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने ही उसके लिए हाय किया था
और वह पहले इस बारे में रणविजय से बात करना चाहती थी। उसे किसी भी कीमत पर ये लड़का अपने आसपास नहीं चाहिए था। आखिर वह एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी थी। वह इस तरह से किसी अंग्रेज पर भरोसा कैसे कर सकती थी? हालांकि इस बात को 100 साल से भी ज्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी वह इस बात को भूल ही रही थी, किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे भारतीय नागरिकों के ऊपर अत्याचार किया था। वह लड़की जिसका नाम सना था, वह मुस्कुराते हुए फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर वहां पर बैठ जाते हैं। चार्ल्स जब ये देखा है तो उसका मुंह बन जात है, लेकिन वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वह जल्दी से फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है, गाड़ी स्टार्ट कर देता है। वह लड़की अपनी आंखों की कनकियों चार्ल्स को देख रही थी। हालांकि चार्ल्स ने भी यह बात देख ली थी, लेकिन वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। वह इस चीज से बिल्कुल भी परेशान नहीं हो सकता था, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी परेशानी का कारण तो ये था कि उसकी मैडम उससे बात नहीं कर रही थी। चार्ल्स बार बार पीछे की तरफ देख रहा था, लेकिन जब भी वह पीछे देख रहा था उसे विधि की आंखें दिखाई दे रही थी, जिन्हें देखकर पता नहीं क्यों लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि विधि उसे पसंद नहीं करती है। लेकिन उसके दिमाग में सबसे बड़ा ख्याल ये था कि वह तो पहली बार उससे मिल रहा है, उसे जानता तक नहीं था, तो फिर उसने उसे नाराज कब कर दिया था। बेचारा चार्ल्स ये बात बहुत ध्यान से सोच रहा था, लेकिन उसे इस बात की तह तक जाने का मौका नहीं मिल रहा था। यही सब सोचते सोचते वह मुंबई के बिजनेस सब के सामने अपनी गाड़ी रोक देता है। जैसे ही गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई देती है, तब जाकर विधि बाहर की तरफ देखती है, और जैसे ही उसकी नज़र बाहर खड़ी हुई सबसे शानदार खूबसूरत बिल्डिंग पर जाती है, उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई चीज़ इतनी ज़्यादा खूबसूरत भी हो सकती है, क्योंकि उसने तो अपने गांव में ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। पहले वह मॉल जो कि इतना ज़्यादा खूबसूरत और लग्जरियस था, उसे ही देखकर वह बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई थी। लेकिन यहाँ तो इतनी बड़ी कांच की बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, जहाँ पर अंग्रेजी शब्द में लिखा हुआ था रावत कॉरपोरेशन। ये देखकर भी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति इतना ज़्यादा अमीर होगा। अभी इतनी सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर चार्ल्स आ जाता और वह उसके लिए पीछे का दरवाज़ा खुलता है। लेकिन जैसे ही विधि चार्ल्स का चेहरा देखती है, उसका सारा उत्साह एक बार फिर से गायब हो जाता है और उसके चेहरे पर फिर से गुस्सा दिखाई देने लगता है। उसे इस तरह से देखकर चार्ल्स को ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अपना सर जाकर किसी दीवार में जाकर फोड़ ले। विधि बिना किसी एक्सप्रेशंस के गाड़ी में से बाहर निकल जाती है। इस वक्त एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखाई दे रही थी। उसकी स्किन पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधर गई थी और अब वह काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। उसने अभी सिर्फ एक ही बार उस दवाई का सेवन किया था जो कि उसने बनाई थी, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावकारी थी। उसकी जो स्किन पहले झुर्रीदार दिखाई देती थी, अब वह थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी थी। चार्ल्स को ये देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस तरह की लड़की उसके बस की वाइफ कैसे हो सकती। विधि आराम से गाड़ी से उतरकर अंदर जाती है। वहां पर मौजूद रिसेप्शनिस्ट जब विधि को देखते हैं तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि आज से पहले इस तरह की बदसूरत लड़की रावत कॉर्पोरेशन में नहीं आई थी। विधि जो कि ऑफिस को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और साथ में काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी थी। वह आगे की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। सुनिए मैडम, आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकती है, आपको किसी से मिलना है, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। रिसेप्शनिस्ट जो कि उसे अजीब तरह से देख रही थी, जब तुमको देखते हैं कि विधि बिना इसकी परमिशन के अंदर जा रही है तो वह जल्दी से उसे रोकती है। एक तो वह पहले ही उसकी शक्ल देखकर उसे अंदर नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन कंपनी का रूल था कि वह किसी के साथ में बदतमीजी नहीं कर सकती थी। रूबी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। विधि को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जब तक गलत नहीं होती थी तब तक वह अपने आप को गलत मानती रही थी। रूबी जल्दी से अपनी कुर्सी से आगे बढ़ती है और विधि का रास्ता रुकते हुए बोलती है, मैडम क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप यहाँ पर किस मिलने के लिए आए हैं, या फिर अगर आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है किसी से मिलने की तो आप मुझे वह बता सकती है। आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकती है, ये हमारी कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। विधि एक तो पहले से ही चार्ल्स से बहुत ज़्यादा परेशान थी, और अब इस तरह से इस लड़की का उसे रोकना, वह भी उसके ही पति के यहाँ पर आने से, इस चीज़ से वह और भी ज़्यादा परेशान और गुस्सा हो गई थी। जी मैं यहाँ मिस्टर रणविजय रावत से मिलने के लिए आई हूँ।
क्या मैं अब अंदर जा सकती हूँ? आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।